नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। डोईवाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का लोकार्पण किया। 23 हेक्टेयर में बना हुआ बेहद आधुनिक एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर 100 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में एसडीआरएफ मुख्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यालय बेहतर भूमिका निभाएगा। डोईवाला एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का लोकार्पण सीएम धामी ने लोकार्पण किया। आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। हो गया। आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूर्ण मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बनकर के तैयार हो गया। आज उसका भी लोकार्पण हुआ। थैंक यू। तो डोईवाला में आपको बता दें कि एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का लोकार्पण हुआ है और सीएम धामी ने इसका लोकार्पण किया। आपदा प्रबंधन में बताया जा रहा है कि इस बाबत काफी सहायता मिलेगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे और इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से रवाना हुए। अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ आपदा के बाद सरकार के किए गए कार्यों पर अपनी नाराजगी जताई। शंकराचार्य ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर नीति बनाने की बात कही। साथ ही अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। तो हरिद्वार में आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और कपाट खुलने के दौरान शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। परंपरा का निर्वाह करने हरिद्वार से रवाना। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक्ट बना हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ एक्ट कहा जाता है। 1939 में ये बना है। उसके बाद से इसमें संशोधन कुछ हुए हैं, चल रहा है। उसी के आधार पर यहाँ की व्यवस्था होती है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गैर हिंदू है वो मंदिर के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो गैर हिंदू है वो मंदिर कार्य में नहीं लगना चाहिए। अगर मंदिर का कोई भी कार्य हो रहा है, विस्तारीकरण, सुंदरीकरण, निर्माण जो भी हो रहा है, तो उसमें भी जो दूसरे धर्म के कामगार हैं उनको नहीं उसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिर उसी कार्य के अंग हो गए। भले एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर आए, लेकिन मंदिर की तरफ से पेमेंट होगा, मंदिर के अगल बगल में मंदिर के अंदर काम करेंगे, तो उस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। उधर देहरादून में सक्षम 2023 का उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपायों और
पहलों को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया है। उधर सितारगंज राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी विकास और विनियमन अधिनियम को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर प्रसंस्करण इकाइयां किसानों से सीधे ऊपर खरीद सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का मंडी शुल्क एवं विकास सेस नहीं देना होगा। तो यहाँ पे सितारगंज का ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन भेजा है और विनियमन अधिनियम ने मंडी शुल्क में छूट की मांग की है। रुड़की की गंग नहर से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो सकी है। अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अरशद, क्या अपडेट है आपके पास? गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? देखिए, आपको बता दूं कि आज कुछ ही देर पहले एक शव जो है गंग नहर में बहता हुआ मिला था, जिसके बाद स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिला था। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उस शव को बाहर निकाला।
हालांकि अभी पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि आखिरकार ये शव किसका था, पर कुर्ता पजामा पहने हुए ये युवक जो है इसकी मौत हुई है और इसके जो हाथ में कलावा भी बंधा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस इसे इसके परिजनों को तलाशने में जुटी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो फिलहाल इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो है रुड़की सिविल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इस शव को लेकर अभी तक पहचान हुई है नहीं, और उसके साथ साथ अभी तक क्या मानकर चल रही है, पुलिस किस एंगल के तहत जांच करने में जुटी हुई है? ये प्रियंका, आपको बता दूं कि पुलिस ने तमाम जो है लोगों को इत्तला दी है और सोशल मीडिया पर भी इसके फोटो वायरल किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके आखिरकार ये युवक कहाँ का रहने वाला है और किससे कोई संबंध था, तो आखिरकार कहाँ से ये शव आया है। तो इसी के पहचान के लिए पुलिस जो है पूरी तरह के साथ लगी हुई है और जांच में जुटी है कि आखिरकार कौन युवक था जिसकी ये लाश है और कहां से आया है। तो इसी की पहचान में अभी पुलिस और उसकी पुलिस जो है जुटी हुई है। बिल्कुल, यानी कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और उसके बाद ही जांच के बाद ही तस्वीर सामने आ पाएगी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। शुक्रिया अर्शद इस सारी जानकारी के लिए। नगर पालिका परिषद जोशीमठ ने चार धाम यात्रा को देखते हुए औली में सफाई अभियान चलाया। पर्यटन स्थली औली में बढ़ती पर्यटकों की आमद को देखते हुए पालिका प्रशासन के पर्यावरण मित्रों ने युद्ध स्तर पर स्वच्छता अभियान छेड़कर औली बघियाल में क्लिफ टॉप रिजॉर्ट तक कई टन पसरे हुए कूड़ा करकट का निस्तारण किया। पालिका के सफाई निरीक्षण अनिल कुमार ने बताया कि औली बुग्याल में पालिका प्रशासन ने कूड़ादान लगाने के बावजूद भी पर्यटकों के खुले मैदान में प्लास्टिक का कूड़ा फेंका गया, जिसका आज पालिका के सफाई मित्रों ने निस्तारण एक ट्रक कूड़ा समेट कर जोशीमठ कूड़ा डंपिंग जोन में डाल दिया गया है। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, यहाँ पर डंपिंग जोन में जो कूड़ा बाकायदा साफ करने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये सफाई अभियान तो है, अच्छा है, चलना भी चाहिए क्योंकि इसके चलते लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जब सफाई रहती है तो बीमारियां कम पनपती हैं। लेकिन युद्ध स्तर पर फिलहाल क्या कारण बताया जा रहा है? क्या पहले से ये प्रक्रिया नहीं चल रही थी जिसके चलते अचानक से सफाई अभियान का आगाज किया गया? प्रियंका जी, देखिए, औली का एक हिस्सा जो पूरा जो है नगर पालिका परिषद जोशीमठ के क्षेत्र में आता है और बाकी जो इको टूरिज्म का जो क्षेत्र है औली गोरसों, वो जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। इसलिए बृहद स्तर पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि देखिए नगर पालिका परिषद ने वहाँ पे गार्बेज बॉक्स रखे हुए हर तरह की व्यवस्था की हुई है, लेकिन पर्यटक जो है क्षेत्र में आता है बुग्याल में खुले में कूड़ा करकट फेंक देता है और डस्टबिन में डालने के बजाय जो है कूड़ा करकट हरे मखमली बुग्यालों में इधर उधर बिखरे रहते हैं। और इस तरह से जो है जागरूक करने के बावजूद भी जो यहाँ पे आने वाले औली और गोरसों आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें जो है ये भावना नहीं जा पाती कि जो गार्बेज वगैरह है वो बॉक्सों में डाले दिया जाए। 27 तारीख को चारधाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ के भी कपाट खोल रहे हैं, तो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद यहाँ पे डे टूरिस्टों का तांता लगा रहता है और अभी जो दर्शकों ये जो श्रद्धालु हैं जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी इजाफा होने वाला, तो इसको देखते हुए नगर पालिका जोशीमठ ने पर्यटन स्थल औली में बृहद सफाई अभियान छेड़ा हुआ और अगले 48 घंटे तक ये अभियान चलता रहेगा और 16 किलोमीटर औली से जोशीमठ के बीच पूरा जो भी पर्यटन स्थल के बीच जितने भी पैदल मार्ग हैं और
ट्रैकिंग रूट है उसकी पूरी सफाई की जा रही है। और अब तक करीबन 5 से 6 टन प्लास्टिक गार्बेज कूड़ा जो है कलेक्शन करके जो इनकी नगर पालिका जोशीमठ की जो डंपिंग जोन है वहाँ पे जो है आ चुका है। और नगर पालिका के जो सुपरवाइजर है, सफाई सुपरवाइजर, उन्होंने बताया कि ये अभियान जो है कपाट खुलने के दिन तक चलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि कपाट खुलने के दिन तक ये जो सफाई अभियान है उसका आगाज इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से सफाई अभियान चलता रहेगा। लेकिन संजय कुंवर, और कपाट खुलने के बाद भी इसी तरीके के सफाई अभियान की आवश्यकता है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ नगर पालिका जो है वर्ष 2010 में निर्मल नगर पालिका घोषित हो चुकी है और यहाँ पे प्लास्टिक में पूरी तरह बैन है जोशीमठ में। लिहाजा अपने स्तर से लगातार पालिका प्रयास करती है कि नगर पालिका क्षेत्र ही नहीं, अब जो आसपास के पर्यटन स्थल है उसमें भी स्वच्छता कायम रहे। लेकिन 16 किलोमीटर का एरिया जिसमें पूरा आर्मी ब्रिगेड का एरिया पड़ता है, तो परेशानी तो होती है पालिका के जो पर्यावरण मित्र है। लेकिन जिस तरह से ओली पर्यटन स्थली और लगातार लिफ्ट और रोपवे से यात्रियों का और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, तो पालिका परिषद अधिक से अधिक वहाँ पे गार्बेज बॉक्स रख करके लोगों को जागरूक करके, पर्यटकों को जागरूक करती है कि जो भी आपका जो सामान है वो जो है गार्बेज प्लास्टिक का सामान है वो गार्बेज बॉक्सों में रखे। लेकिन कुछ हम लोगों में नहीं कुछ इस तरह की जागरूकता की कमी दिखाई देती है कि हम लोग पर्सनल तरीके से जो पर्यटन स्थल होते हैं उनके जो गार्बेज बॉक्स में जो उनमें नहीं डाल के इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं और बुग्यालों की जो सुंदरता होती है उसमें भी दाग लगता है और पर्यटन स्थल की जो है खूबसूरती है वो भी बर्बाद होती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय कुंवर इस सारी जानकारी के लिए। डीआईजी एसएसपी देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने डोईवाला के सौंग पुल पर कार में हमले की हुई वारदात का खुलासा किया है और खुलासे में पेचकस मारकर मोबाइल छीनने वाला युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के हमले में कार ड्राइवर की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने 2 दिन के भीतर घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। राजकुमार, क्या कुछ रहा पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए 17 तारीख का ये मामला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस घायल व्यक्ति को तत्काल जलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंचाया जहां उसका इलाज चलता था। लेकिन 2 दिन के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि अचानक परिवार जो देहरादून के नवादा में रहता है उन्होंने थाने में शिकायत दी कि हमारे जो ये भाई था इसकी हत्या की गई है। पुलिस ये क्योंकि पूरा ब्लाइंड केस था, पुलिस का किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तब उसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ कि डोईवाला में ही केशवपुरी बस्ती का 21 साल का लड़का था जिसने ये सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि जो ड्राइवर था वो सौंग पुल के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके आराम कर रहा था, लेकिन ये केशवपुरी बस्ती का ये 21 साल का लड़का उस गाड़ी में मोबाइल चुराने के लिए घुसा गाड़ी के अंदर। लेकिन तब तक वो ड्राइवर जाग गया तो उसके ऊपर हाथ अपाई हुई। उसके बाद इस व्यक्ति ने जो है पेचकस मारकर उस व्यक्ति को गंभीर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ 2 दिन बाद मौत हो गई थी। तो पुलिस ने पूरे मामले को 2 दिन के भीतर खोल दिया क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था। तो एसएसपी साहब ने आज पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की है और साथ ही जो आरोपी है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी चलेगा और आज उसको जेल भेजने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घटनाक्रम था जो पुलिस ने 2 दिन के भीतर खोल दिया और ऐसा सिर्फ मोबाइल चोरी के चक्कर में युवक ने हत्या को अंजाम दिया। तो पुलिस इस बात को लेकर लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कम से कम आप लोग अपनी गाड़ियां कहीं सुनसान जगह पर न खड़ी करें, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार नजदीक के जो आदि युवक हैं वो घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस कह रही है कि गश्ती बढ़ाएगी पुलिस, लेकिन जिस तरह से ये आज पूरा खुलासा हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस की तारीफ लोग भी कर रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि घायल अवस्था में युवक मिला था। अब क्योंकि डेथ हो गई फिर उसके बाद पता चला कि एक मर्डर है और उसके बाद मर्डर के मामले को पुलिस ने छानबीन किया और आरोपी पकड़ लिया। तो आज एसएसपी साहब ने खुलासा किया इस पूरे मामले का, पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस सारी जानकारी के लिए।
उधर डोईवाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ की वाहिनी मुख्यालय में बाकायदा आपको बता दें कि उसका उद्घाटन किया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस एसडीआरएफ की वाहिनी मुख्यालय के चलते सीएम धामी भी वहां पर मौजूद रहे। तो डोईवाला में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, सीएम धामी का कहना यह है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूर्व मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बन करके तैयार हो गया, आज उसका भी लोकार्पण हुआ। थैंक यू। आज जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें 2 बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। निश्चित रूप से सभी चीज़ें डोईवाला है और आसपास का क्षेत्र है, उस सभी के लिए काम आएगा। उधर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि अगले 3-4 दिन तक मौसम बदलेगा और खास करके ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है और वहीं पर दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और बात करें मैदानी इलाकों की तो अभी अगले 3-4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं सल्ट के जड़गांव में अचानक से आग लग गई और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग पर काबू कर लिया गया है। पौड़ी में पेयजल निगम के नए अधीक्षक अभियंता मोहम्मद मिसम और साथ ही मुख्य अभियंता गढ़वाल मंडल संजय सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर अधीनस्थ कार्मिकों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अभियंता ने कहा कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य उन्हें मिला है उसे पेयजल निगम जल्द ही पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 40% कार्य जल जीवन मिशन का पूरा हो चुका है और हर उपभोक्ता के परिवार में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया हो, इसके लिए भी विभाग प्रयास कर रहा है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।